फ्रेंड्स, एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। STET 2022 में जो अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फॉर्म निकली है, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं अकाउंटिंग पर, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं उस पर आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अकाउंटिंग या लेखांकन क्या होता है, जिस पर कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदे को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध मतलब लिखित रूप में करने की यह प्रक्रिया होती है। उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनके इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण और निर्वाचन हो सके। यह सामान्य रूप से आपके पास लेखांकन का संक्षिप्त परिचय है कि लेखांकन किसे कहते हैं। तो लेखांकन किसे कहते हैं, यह आपने देखा परिचय है कि कैसे हम उसको ये कर सकते हैं। अब लेखांकन में सारांश का अर्थ क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेखांकन में सारांश का अर्थ होता है तलपट बनाने से है और विश्लेषण व निर्वाचन का आधार अंतिम खातों से होता है। इसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, स्थिति विवरण या तुलना पत्र तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो काम हैं वे ये सभी होते हैं। अब बात आती है इसी पर आधारित कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जिसे कि AICPA ने 1968 में लेखांकन की परिभाषा को इस प्रकार से स्पष्ट किया था कि लेखांकन सौदा एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हो, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकरण करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों को व्याख्या करने की जो कला होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। यह जो नियम दिया गया है वह AICPA द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि यह निर्धारण 1961 में किया गया था। और कहाँ से हुआ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स विभाग से हुआ था। उनका कहना था लेखांकन सौदा एवं घटनाओं का जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकरण करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों को व्यक्त करने की कला को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। और अर्थात यह हुआ कि लेखांकन क्या है। लेखांकन यह एक क्रियाकलाप है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखांकन क्या है, तो आप जवाब देते हैं लेखांकन एक क्रियाकलाप है। इसका कार्य आर्थिक इकाइयों के संबंध में परिमाणात्मक सूचनाएं, मुख्यतः वित्तीय प्रवृत्ति मतलब पैसे की लेन देन की, जो आर्थिक श्रेणियों और वैकल्पिक उपायों में से सुविचारित चयन के लिए उपयोगी होता है तथा प्रदान करता है। यह इसका विशेष बातें हैं जो कि परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कि लेखांकन की विशेषता क्या है। तो लेखांकन क्या है, तो लेखांकन एक व्यावसायिक सौदा है जो लिखने और वर्गीकरण की कला होती है। सभी लोग लेखांकन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यह लिखने और वर्गीकरण की कला है। यह महत्वपूर्ण रूप से आपकी परीक्षा का प्रश्न बनता है। जब आप लोगों ने इंटर और ग्रेजुएट किया होगा, वहाँ भी आप देखे होंगे कि यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने और वर्गीकरण करने की एक कला है। नंबर 2 में कहा जाता है कि यह लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप से
वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा है कि सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात वहाँ करेंसी भी लिखी जाती है, रुपया में होगा कि डॉलर में होगा या किसी और मुद्रा में होगी, यह सभी वहाँ स्पष्ट किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। यह प्रश्न आपका बनता है कि सौदे कैसे व्यक्त किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जवाब देना होगा कि यह मुद्रा में व्यक्त किया जाते हैं। यह सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वाचन करने की कला है। क्या? अकाउंटिंग। क्या? सारांश लिखने, पूरा जो लिखा जाता है वह काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि यह सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वचन करने की एक कला होती है, अकाउंटिंग। इससे आपका निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, इसे आप निश्चित रूप से ध्यान दें, यदि संभव हो तो रट लें इसकी विशेषता को लिए, और इस पर से आपका क्या है कि प्रश्न बनता है। रटने से आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। लेखांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? व्यावसायिक उद्देश्य के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेखांकन के उद्देश्य क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं लेखांकन के उद्देश्य, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। व्यावसायिक लेन देन का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से रखना। दूसरा है कि शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। तीसरा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। चौथा है आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। पांचवा है व्यवसाय के हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। छठा है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। ये क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य हैं जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आपने इंटर और ग्रेजुएशन में भी इस प्रश्न को देखा होगा। आगे बनता है कि लेखांकन की क्या प्रक्रिया है। लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि लेखांकन प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसकी कई अवस्थाएं होती हैं। जिसकी कई अवस्थाएं होती हैं। आपसे प्रश्न बनता है लेखांकन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको कहना होगा कि इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। अब आगे वो देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहता है कि लेखांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। जैसा कि भी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि लेखांकन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो हम लोगों ने पाया कि इसको विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से अवस्थाएं हैं? पहला होता है वित्तीय लेन देन की पहचान, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक को आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वित्तीय लेन देन की पहचान 2 में है कि लेन देन का वर्गीकरण अथवा खाता बही करना। नंबर 3 है कि लेन देनों का अभिलेखन अर्थात आरंभिक लेखा जर्नल तैयार करना। चौथा है शेष या बाकी निकालना। पांचवा है सारांश प्रस्तुत करना अर्थात तलपट बनाना। सारांश प्रस्तुत करना, आपसे प्रश्न यहाँ बनता है कि सारांश किसे कहते हैं या तलपट किसे कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, सारांश प्रस्तुत करने को हम तलपट करना या सारांश प्रस्तुत करना कहते हैं। विश्लेषण, विवेचन और निर्वाचन क्या होता है। और अगला पॉइंट है कि परिमाणों का संप्रेषण होता है। यह 7 इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं जिसे कि आप याद रख लें, रट लें, यह आपके प्रश्न में बनता है। अब प्रश्न यहाँ पर फिर से एक उठता है कि लेखांकन चक्र की लेखांकन संरचना या लेखांकन प्रक्रिया भी कहा जाता है। किसे? लेखांकन चक्र को लेखांकन संरचना या लेखांकन प्रक्रिया भी हम कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि लेखांकन की प्रकृति क्या होता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव। लेखांकन क्या है? एक विज्ञान है और साथ ही साथ यह एक कला भी है। आपका प्रश्न पूछा जाता है कि लेखांकन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यह बनता है। लेखांकन एक बौद्धिक विषय है, लेखांकन एक पेशा है, लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है, लेखांकन एक सेवा का कार्य है। जैसे कि सभी सेवा के कार्य सभी लोग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार लेखांकन भी सभी लोगों से संभव नहीं है। अन्य विषय को पढ़ना और लेखांकन करना दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन लेखांकन को पढ़ करके काम नहीं चलाया जा सकता है। वह लिखने की एक कला है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान या
संस्था को जो है कि आप उसको क्या स्थिति चल रही है उसकी विस्तृत जानकारी जो होती है इसी से पता चलता है। इसीलिए कहा गया कि लेखांकन एक कला है। अब है लेखांकन के कार्य क्या होते हैं, इसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेखांकन का कार्य होता है लेखात्मक कार्य करना, व्याख्यात्मक कार्य करना, परीक्षात्मक कार्य करना, वित्तीय परिणामों की सूचना देना तथा वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और आखिरी में होता है व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। व्यवसाय की संपत्ति नहीं बचेगी तो व्यवसाय बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और नुकसान होगा। इसीलिए व्यवसाय की संपत्ति को भी बचा करके रखना लेखांकन का ही कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं कि लेखांकन के प्रकार कितने होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूँ तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, हमारी याददाश्त में बनी रहेगी। और यह विशेष करके अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि जो बताए जाए, सलाह दिए जाएँ, उनको करना चाहिए। यह क्या है, ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है कि जब उन्हें सलाह दिया जाए तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेखांकन के प्रकार, लेखांकन के मुख्य 8 प्रकार होते हैं। नंबर एक है उसको कहा जाता है वित्तीय लेखांकन अर्थात फिनांस अकाउंटिंग। नंबर 2 है लागत लेखांकन, जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। नंबर 3 है प्रबंधन लेखांकन, जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। कर लेखांकन, जिसे हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। सरकारी या राजकीय लेखांकन, जिन्हें हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। छठा है सामाजिक लेखांकन, जिसे हम सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। 7वां है मुद्रास्फीति लेखांकन, जिसे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं। तथा 8वां है और आखिरी है मानव संसाधन लेखांकन, जिसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके के अकाउंटिंग में क्या कार्य होते हैं, यह समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जिन सभी को हम लोगों ने चर्चा किया वह एक सामान्य परिचय था। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, अब इसके डेप्थ में चलते हैं और इसकी विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। अब बात यह निकल कर के आती है कि वित्तीय लेखांकन किसे कहते हैं। तो यहाँ बात से स्पष्ट है कि वित्तीय लेखांकन एक लेखांकन है जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति वाले सौदों को लेखाबद्ध किया जाता है। इसमें प्रश्न बनता है कि इसमें क्या करते हैं, तो वित्तीय प्रकृति वाले सौदों को लेखाबद्ध किया जाता है। इन्हें सामान्य लेखांकन भी कहते हैं। वित्तीय लेखांकन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है सामान्य लेखांकन। हमें ध्यान देना चाहिए, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वित्तीय लेखांकन को क्या कहते हैं। तो आपका प्रश्न बनता है कि वित्तीय लेखांकन को हम सामान्य लेखांकन भी कहते हैं, और इन लेखों के आधार पर लाभ हानि या अन्य विवरण तथा चिट्ठा तुलना तैयार किया जाता है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वित्तीय लेखांकन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, तुलना पत्र तथा अन्य विवरण तैयार करते हैं। इसके बाद बारी आती है, उसे कहते हैं लागत लेखांकन। लागत लेखांकन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पूंजी लगती है, इन्वेस्ट होता है और फिर उस पर चर्चा होती है। तो लागत लेखांकन किसे कहते हैं, तो वित्तीय लेखा पद्धति के सहायक होते हैं। क्या होते हैं, लागत लेखांकन वित्तीय लेखा पद्धति के सहायक होते हैं। लागत लेखांकन किसी वस्तु या सेवा की लागत का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की प्रणाली होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न बनता है वह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लागत लेखांकन किस वस्तु या सेवा की लागत को व्यवस्थित करती है और वैज्ञानिक विधियों से लेखा करने को प्रणाली कहते हैं। आपसे प्रश्न यहाँ बनेगा कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखा पद्धति में किस प्रकार सहायक है। तो आप कहेंगे कि लागत लेखांकन किसी वस्तु या सेवा की लागत की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से लेखांकन विधि से लेखा करने की एक प्रणाली होती है। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा वस्तु या सेवा की कुल लागत
तथा प्रति इकाई लागत की सही अनुमान लगाया जाता है। इसमें प्रश्न बनता है फिर से कि इससे क्या कार्य होते हैं। तो इसके द्वारा वस्तु या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई अर्थात एक एक ऑब्जेक्ट का उसमें आकलन किया जाता है, सही अनुमान लगाया जाता है और इसके द्वारा लागत पर नियंत्रण भी किया जाता है। लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य या आदेश, ठेका, विधि, सेवा या इकाई की लागत का निर्धारण सम्मिलित रहता है। क्या होता है इसमें? लागत लेखा के अंतर्गत प्रत्येक कार्य या आदेश, ठेका, विधि, सेवा या इकाई की लागत का निर्माण सम्मिलित होता है। अगला पॉइंट इसी का है कि लागत अकाउंट किसे कहते हैं। उसी का है कि इसमें उत्पादन, विक्रय और वितरण की लागत भी बताता है। क्या है? उत्पादन, विक्रय एवं वितरण की लागत भी बताता है। कौन? लागत लेखांकन। यह प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि लागत लेखांकन की क्या पहचान है। तो यह उत्पाद, विवरण और वितरण की लागत को बताता है। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है प्रबंधन लेखाकार। प्रबंधन लेखांकन किसे कहते हैं? यहाँ यह देखने में है कि यह लेखांकन की आधुनिक कड़ी है। क्या है? आपसे प्रश्न बनता है कि लेखांकन की आधुनिक कड़ी क्या है, तो इसे हम प्रबंधन लेखांकन कहते हैं। प्रबंधन लेखांकन इसे क्यों कहा जाता है, यह समझने की बात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए उसका प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए आज के समय में इसे आधुनिक कड़ी कही गई है या कही जाती है। जब कोई लेखा विधि प्रबंधन की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है, तब उसे प्रबंधकीय लेखा विधि कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे पूछा जाता है कि प्रबंधन लेखा क्या होता है। तो कहते हैं कि जब कोई लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करती है, तब इसे प्रबंधकीय लेखा वित्तीय विधि कहा जाता है। रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार, किसके अनुसार? रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार प्रबंधन लेखांकन का संबंध उन लेखा सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। किस लिए उपयोगी होता है? किसने कहा था? रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार प्रबंध लेखांकन का संबंध उन लेखांकन सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। अगला कहा जाता है कि प्रबंध आवश्यकताएं मुख्यतः नियोजन, संगठन तथा नियंत्रण से होता है। प्रबंधन आवश्यकताएं मुख्य रूप से नियोजन, संगठन और नियंत्रण से होता है। अतः प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण, प्रमाण लागत, सीमांत लागत, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण, संवहन एवं रिपोर्टिव सम्मिलित होते हैं। ये सभी इसके महत्वपूर्ण अवयव हैं जिसके द्वारा प्रबंध लेखांकन होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि वह है कि कर लेखांकन। यह भी सरकार को पैसा उगाही का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। इसी के द्वारा सरकार अपना फंड इकट्ठा करती है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैक्स अकाउंटिंग। भारत व अन्य देशों में सरकारी कामकाज के लिए कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कर का क्या उद्देश्य होता है, हम कर क्यों देते हैं या सरकार हमसे कर क्यों लेती है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि भारत और अन्य देशों में सरकारी कामकाज के लिए कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर इत्यादि। कर व्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रकार की लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है। क्या कहा गया है? कर व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार की लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है। अर्थात इससे क्या होगा कि सरकार को कर की उपलब्धि होती है। कर के द्वारा सरकार अधिक से अधिक पैसे जमा करती है, इकट्ठा करती है, जो देश के संचालन में कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
अब यह है कि कर व्यवस्थाओं के अनुसार रखे जाने वाले लेखांकन को हम कर लेखांकन कहते हैं। कर लेखांकन अर्थात टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा जो पैसा निकलता है और उसका जो उपयोग करते हैं, इसीलिए कर लेखांकन कहते हैं। आगे है कि सरकार एवं राजकीय लेखांकन किसे कहते हैं। सरकार या राजकीय लेखांकन किसे कहते हैं? तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाएं जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि, ये सभी क्या हो गए? स्थानीय से लेकर के केंद्रीय तथा राज्य दोनों प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि कर वसूलती है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे कहा जाता है सरकारी या राजकीय लेखांकन। ठीक है, तो जो लेखांकन पद्धति अपनाती है उसे हम सरकारी लेखांकन कहते हैं। अब बात आती है कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन करना तथा विभिन्न विभागों के कार्यों को अच्छी तरह कार्यान्वयन करना भी होता है। आपसे पूछा जाएगा सरकार के क्या कार्य होते हैं, तो यहाँ आपको बताए गए हैं। सरकार अपने आय व्यय के लिए बजट बनाती है। सरकारी लेखों में लेन देन का वर्गीकरण प्रशासनिक क्रियाओं और लेन देन की प्रकृति के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार अधिकांश सरकारी लेखें इकहरी लेखा प्रणाली के आधार पर रखी जाती है और लेखों का बहुत कम भाग ही दोहरा लेखा प्रणाली में आधार पर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य उस खातों का शेष निकलना होता है जिसमें सरकार, बैंकर, ऋणदाता और ऋण को हैसियत में होती है, अर्थात सभी सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इसके कारण अब है सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन किसे कहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से क्रमबद्ध करना ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। ध्यान देंगे कि सामाजिक लेखांकन किसे कहते हैं, तो किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से क्रमबद्ध करना ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। इसकी क्या मुख्य बातें होती हैं? ये क्रियाएं विभिन्न कार्य संबंधित वर्गों में बटी होती है। नंबर 2 है कि लेखांकन की यह विधि किसी राष्ट्र में निर्धारित अवधि में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को बृहत रूप में प्रकट करती है। इसे राष्ट्रीय लेखांकन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामाजिक और राष्ट्रीय लेखांकन के बहुत से भाग मिलते हैं, इसीलिए क्या कहा गया है कि इसे हम राष्ट्रीय लेखांकन भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति लेखांकन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति अच्छे विद्यार्थियों को या अच्छे लोगों को इसके बारे में नहीं समझ में आता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। बीते हुए समय की दीर्घ अवधि की मूल्य विधि स्थिति को देखा जाए तो यह बात सामान्य रूप से स्पष्ट होती है कि संसार भर में प्रत्येक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है। हम सभी समझते हैं, देखते हैं और कई बार यह चर्चा आती है कि आज की जो वर्तमान सरकार है, पहले जो वर्तमान सरकार उस समय हुआ करती थी और आज के वर्तमान सरकार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई है वह यह है कि जो आज की वर्तमान सरकार से पहले जो सरकार थी उस समय बहुत सारे सामान का मूल्य जो है वह काफ़ी कम हुआ करता था और इतनी परेशानी, इतनी महंगाई नहीं थी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले जो मूल्य थी वह निर्धारित थी और वह आज के वर्तमान जो समय में है वह जो मूल्य उस समय था आज उसकी तुलना में कई गुना हमारे यहाँ इसका जो है कि कीमत बढ़ गया है, अर्थात महंगाई बढ़ गई है। तो इसको दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाएगा, इसी पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र गति से हुई है। मुद्रास्फीति की इस स्थिति ने व्यावसायिक जगत में आर्थिक परिणामों की तुलनीयता पर निरर्थक बना दिया है। क्या कहा जा रहा है? मुद्रास्फीति की इस स्थिति ने व्यावसायिक जगत के आर्थिक परिणामों की तुलनीयता को निरर्थक बना दिया, अर्थात पहले से और आज की तुलना में यह जो हम तुलना करते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि जैसी आय होगी उसी अनुसार व्यय होगी। ऐसा नहीं कि हम कमाते ज़्यादा है खर्च कम करते हैं, जैसा खर्च का हमारा रेशियो है उसी अनुसार से हम काम भी करते हैं और जैसी आमदनी होती है उसी अनुसार से हम खर्च भी करते हैं। अगला पॉइंट यह है कि मुद्रास्फीति के इस दुष्परिणाम का प्रभाव शून्य कर वास्तविक परिणामों की जानकारी करने के लिए मुद्रा मूल्य सूचकांक की सहायता से लाभ हानि खाते के
समायोजित किया जाता है और इस प्रकार के इकट्ठे चिट्ठे में अस्थायी संपत्ति के मूल्यों का समायोजित किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि पूर्व मूल्यांकन द्वारा भी अंतिम खाते को तैयार किया जाता है, अर्थात कुछ वर्षों से कुछ महीनों से जैसी बाजार की स्थिति होती है, प्रोडक्शन होती है और सेल को देखते हुए हम क्या करते हैं कि अंतिम खाते को पूर्व अनुमान लगा करके ही तैयार कर लेते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा जाता है कि वर्तमान में इस लेखन की दो विधियां हैं। एक है वर्तमान लागत लेखांकन जिसे CCA अर्थात करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग तथा करेंट परचेजिंग का पावर अकाउंटिंग भी कहते हैं। परीक्षा में यह भी आपको पूछा जाता है कि CCA और CPPA क्या होता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ स्पष्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि जो इसकी 8वीं टाइप ऑफ अकाउंटिंग उस पर चर्चा हो रही है कि मानव संसाधन लेखांकन किसी भी उपक्रम की स्थिरता, विकास तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने के लिए उसकी मानव सम्मति से अधिक महत्वपूर्ण अन्य घटक नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधनों को पहचानने, इसका आंकड़ों में मापन करने और इन सूचना को संबंधित पक्षों तक संधारित करने की यह एक प्रक्रिया है। फिर से सुनिएगा, मानव संसाधन लेखांकन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन लेखांकन मानव साधनों को पहचानने, अर्थात मानव को वैसे कौन कौन से साधन है जिससे मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसी को कहा जाता है कि मानव साधनों की पहचान जो है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि मानव के साधनों की पहचान, यहाँ जो आप देख रहे हैं, आंकड़ों के मापन करना तथा इन सूचनाओं को संबंधित पक्षों तक संवाहित करने की प्रक्रिया ही मानव संसाधन लेखांकन कहलाता है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ कौन कौन से आवश्यकता एवं महत्व होते हैं। लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण, इसे भी बहुत आप ध्यान से देखेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है? स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति, अर्थात यदि मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं तो लेखांकन इसमें मदद करता है। दूसरा है व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का ज्ञान, अर्थात एक बार में आप उस अकाउंट डिटेल्स को देख लेते हैं, जो आपका लेखांकन है ऑडिट देख लेते हैं, उससे पूरा डिटेल समझ में आ जाता है। तीसरा है कि व्यापार में उचित मूल्यांकन, अर्थात खरीद बिक्री, नफा नुकसान, इन सभी चीज़ों को हम एक नज़र में देख लेते हैं, इसलिए कहा गया है कि व्यापार का उचित मूल्यांकन होता है। न्यायालय में प्रमाण रिकॉर्ड को अगर आपको जमा करना है तो एक बार में आप उसे दिखा सकते हैं। 5वां है कर निर्धारण में सहायता मिलती है। 6वां है ऋण लेने में सहायता मिलती है। 7वां है साझेदारी में सहायक होता है। 8वां है कि छल कपट तथा जालसाजी से बचाव होता है। 9वां है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 10वां है कि मूल्यांकन सूचनाओं का ज्ञान होता है। और 11वां है कि कर्मचारी को लाभ मिलता है, सरकार को लाभ मिलता है और विभिन्न आंकड़ों का लाभ भी हमारे पास तैयार होता है। अब इसी प्रकार आगे जो हम देखते हैं वह कि लेखांकन की क्या सीमाएं हैं। यह सीमाएं भी हमें बहुत याद रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमाएं भी होती हैं इनकी। तो लेखांकन की कुछ निम्नलिखित सीमाएं हैं जहां इसको हम प्रयोग करते हैं। पहला कहता है सिद्धांतों के एक पूर्ण संग्रह का अभाव होता है। उसके बाद है कि भूतकालीन शल्य परीक्षण होता है। दूसरा है कि सिद्धांतों पर एक मत का अभाव होता है। तीसरा है सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर होते हैं। उसके बाद है सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का लेखा होता है। उसका 6वां है कि सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करता है। 7वां है व्याख्यात्मक विवरण का अभाव होता है। और 8वां है कि व्यावसायिक मूल्य न बता पाना इत्यादि। इस प्रकार से क्या है कि इसकी सीमाएं होती हैं, उसको दिखाया गया है। लेखांकन को प्रायः व्यवसाय की भाषा कही जाती है। इसको आप ध्यान से रखेंगे। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कही जाती है क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य संवहन के साधन के रूप में कार्य करना है। उसके बाद लेखांकन भी व्यवसायिक क्रियाओं के परिमाणों के प्रबंधों, स्वामियों, विनियोक्ताओं, लेनदारों, वर्क्स, सरकार आदि का संवहन करती है।
अगला पॉइंट है कि लेखांकन सिद्धांतों से अभिप्राय उन समस्त नियमों और मान्यताओं से है जिनसे प्रचलित परिपाटियाँ स्पष्टीकरण होती है, परिपाटी एवं तरीकों के चयन में सहायता मिलती है और जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों को तैयार करने में किया जाता है। इसी प्रकार लेखांकन नीतियों से तात्पर्य विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत तथा उपक्रम द्वारा वित्तीय विवरणों के निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण में है और उन सिद्धांतों को लागू करने की विधियों से होता है। अब आगे बढ़ती है कि लेखांकन समीकरण एक लेखांकन सूत्र है जो संपत्तियों तथा दायित्वों की समानता को अभिव्यक्त करता है। अब बात आती है कि शाखा लेखांकन पद्धति, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों को करना है, जिस पर कि छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। लेखांकन शाखा लेखांकन अर्थात जो ब्रांच निकली होती है लेखांकन के ऑडिट की, उसके बारे में चर्चा करनी है। वह क्या होती है उस पर हम लोग एक बार ध्यान दे देते हैं। जब व्यवसाय का विस्तार होता है अर्थात एक से ज़्यादा बड़ा हम विस्तार करने लगते हैं अथवा जब व्यवसाय के आकार वृद्धि होती है तब बिक्री बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न शहरों और केंद्रों पर देश विदेश में अलग से कार्यालय खोले जाए। अर्थात एक से ज़्यादा जब कार्यालय खोले जाते हैं ऐसा करने से विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क करने एवं बढ़ाने और मध्यस्थों का समाप्त करने की सहायता मिल जाती है। ये कार्यालय की शाखाओं का रूप ग्रहण करती है और बहुसंख्यक दुकान या भंडारों की व्यवस्था का अंग बनाती है। अर्थात क्या होता है, जब हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में शाखाएं होंगे, ब्रांच होंगे, तो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम पब्लिक के कांटेक्ट में होते हैं और पब्लिक मेरे कांटेक्ट में होती है और हमारा व्यवसाय विस्तार होने लगता है। इस प्रकार हम एक से ज़्यादा शाखा खोलते हैं तो इसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलता है। अगला पॉइंट है कि जो व्यावसायिक संस्थान इस प्रकार से शाखाएं खोलती है उसे मुख्य या प्रधान शाखा कार्यालय भी कहा जाता है। अगला फिर से यह प्रश्न निकल करके आता है कि शाखा खाते की प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, प्रधान कार्यालय की माल की वापसी आदि जो माल से संबंधित होता है जो उनके लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। अतः यदि इनके बीजक रूप अर्थात इनवॉइस प्राइस दिए जाएं तो अतिरिक्त राशि की बीजक मूल्य को घटा करके रखना चाहिए। अर्थात जहां से हम खरीद करते हैं वहां से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार सेलिंग प्राइस को दोनों को नियंत्रित करके लिखना चाहिए। और अगला आखिरी पॉइंट है कि शाखा की लाभ हानि खाते के अनुसार जो लाभ हानि निकलता है उतना ही लाभ हानि साखित खाते द्वारा भी प्राप्त होगा। दोनों की समानता खाते में शुद्धता का प्रमाण करती है। अर्थात कहते हैं जो कि खरीदारी और बिक्री दोनों को यदि मुँह मिला करके लाभ हानि को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से शाखा में लाभ हानि खाते के अनुसार जो लाभ या हानि निकलता है उतना ही लाभ हानि शाखा खाते द्वारा भी प्राप्त होगा। अर्थात दोनों में समानता होने से वह हिसाब सही मिल जाता है। तो आप जो STET की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ ज़रूर उठाएंगे और इसी उम्मीद के साथ कि पुनः अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और यदि आप आवश्यकता महसूस करें तो सब्सक्राइब करें। हमारा दबाव नहीं, सुझाव है, इसलिए कि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो भी आपके STET से संबंधित जानकारी होगी, वीडियो होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, वह मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। आगे आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराऊंगा जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो सकेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।